सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ाए गए नियंत्रण और समन्वय के कुछ प्रश्न अभ्यास को इस क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल शायरी को जिक्र करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना जितना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जी हाँ बच्चों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं वो पीछे अपने कदम कर लेते हैं। वो हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान है। समझ लेना कि उसकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। और जो डर जाते हैं उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो लड़ते हैं अपने मुश्किलों से, उन्हीं के कदमों में ही जहान होते हैं, उन्हीं के कदमों में ही जहान होते हैं। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को। तो कुछ ये नियंत्रण और समन्वय नामक चैप्टर से कुछ ये सभी क्वेश्चन हैं जो कुछ डिस्कस करते हैं इस प्रकार से। तो आइए पहले हम जान लेते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कुल के बारे में बता दें कि ये कुल 50 क्वेश्चंस है, जो कि 50 मार्क का है। आप लोग इसको बना कर देखिएगा और कितना मार्क्स आता है इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि हमने पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ा चुका है नियंत्रण और समन्वय के टॉपिक को, नियंत्रण और समन्वय के टॉपिक को। अब आप इस क्वेश्चन को टच करके देखिए, इस क्वेश्चन को बना कर देखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि हार्मोन स्रावित होते हैं। जी हाँ, हार्मोन कहाँ से बाहर निकलते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग, जी हाँ, घेंघा रोग को ही कहा जाता है ग्वाइटर रोग। इस पनपता है, ये कहाँ से पनपता है? तो ये आयोडीन की कमी से ये पनपता है घेंघा रोग, ग्वाइटर है घेंघा रोग। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से जो हमारे गले में पाई जाती थी। आपको बता दें कि वृक्क से वृक्क के ऊपर पाए जाते हैं एड्रिनल ग्रंथि। या वृषण से हमारे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। और इसी प्रकार से आगे चौथा प्रश्न की ओर जिक्र करते हैं। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, चौथा प्रश्न को जिक्र करते हैं। चौथा प्रश्न में कहा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है जिसे कहा जाता है न्यूरॉन। कौन सा? नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है। तो आइए पाँचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इसमें चलेंगे तो इसमें ये जान पाएंगे पाँचवा प्रश्न में कि पाँचवा प्रश्न में बोल रहा है भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होती है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले, जो पादप नियंत्रक यानी कि हार्मोन्स रहते हैं, उसको फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पादप नियंत्रक जो हार्मोन्स रहते हैं, जो 5 प्रकार के होते थे, उनमें से कोई एक हार्मोन्स फल बेचने वाला उपयोग करते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स है? तो वो हार्मोन्स का उपयोग करते हैं एथिलीन्स हार्मोन। कौन उपयोग करते हैं? एथिलीन्स हार्मोन। क्योंकि एथिलीन्स हार्मोन फल को पकाने का काम करती है, तो उसी का अपना फल बेचने वाला उपयोग करेगी, उसी का फल बेचने वाला उपयोग करेगी। तो आइए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर जिक्र करते हैं कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, उद्दीपन के पहचान कराती है, तो ये ग्राही है। इसका आंसर क्या है? ग्राही है। तो आइए 8वां प्रश्न की ओर जिक्र करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है।
थायराइड ग्रंथि, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अब पाराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और अग्न्याशय ग्रंथि ये हमारे अमाशय के नीचे पाए जाते हैं। तो आइए 9वां प्रश्न की ओर जिक्र करते हैं। तो 9वां प्रश्न में कुछ इस प्रकार है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होती है, यानी कि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो आपको बता दें कि एड्रेनल ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि वृक्क के यानी कि किडनी के दोनों ऊपर, किडनी के दोनों सिरों पर स्थित होती है। इसी एड्रेनल ग्रंथि में दो भाग पाए जाते हैं, एक कॉर्टेक्स भाग, एक मेडुला भाग। एक कॉर्टेक्स भाग और एक मेडुला भाग, आप समझ गए होंगे। आइए 10वां नंबर प्रश्न को जिक्र कर देते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कहलाता है श्रवणग्राही, श्रवणग्राही। तो आइए 11वां नंबर प्रश्न को जिक्र करते हैं कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो इसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अभी बताए थे एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, जो वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर स्थित रहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। तो आगे बता दें आपको 13 नंबर में प्रश्न है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक यानी कि पादप नियंत्रक जो हार्मोन्स हैं, ये सभी उत्पन्न होते कहाँ? फ्लोएम की संवहनी नालिकाओं में, बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो आइए आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से कि इसमें होती है। तो इसमें होती है कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, क्योंकि आगे वाले भाग पर हुई होते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर में। तो आइए 14 नंबर का समझते हैं कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों यानी कि जिस फल में बीज नहीं रहते हैं उसके बनने को क्या कहते हैं? उसको इसको क्या कहते हैं? अनिषेक फलन या अनिषेक अंडापी या क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता, इसको कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो आइए 15वां नंबर प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो आप इसमें बताइए कि कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन एक मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी एक मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। यही आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, आप समझ गए होंगे। तो आइए 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स। इसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका जो बनाए थे, इस तंत्रिका के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। ये जो तंत्रिका बनाए थे ना, ऐसे इस प्रकार से ये तंत्रिका पाए जाते थे, ऐसे इस प्रकार से, इधर से भी ऐसे तंत्रिका बनते थे। ये सब तंत्रिका का क्या था? साइटोन वाला भाग था, ये वाला भाग था। अब ये तंत्रिका का यहाँ वाले भाग क्या मिलते हैं? यहाँ पर मिलने वाले भाग दो तंत्रिका के, यही वाले भाग क्या कहलाते हैं? सिनेप्स कहलाते। क्या कहलाते हैं? सिनेप्स, जो कि दूसरे तंत्रिका के हेड वाले भाग को मिलते थे। ये हेड वाले भाग को मिलते थे, तो संवेदना आगे की ओर बढ़ती थी। आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए आगे की ओर समझते हैं, आगे की ओर समझते हैं इसमें कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जो जल्दी दीजिए, जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा कि सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, मतलब हृदय में संकोचन के लिए भी और शरीर का संतुलन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क ही मुख्य भूमिका निभाती है।
तो आइए आगे 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो इसमें बता दें कि रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपरोक्त दोनों। तो बहुकोशिकीय जीवों में कैसा समन्वय होते हैं, तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों होते हैं, क्योंकि बहुकोशिकीय के अंतर्गत जो आने वाले प्राणी होते हैं वो मनुष्य भी आ जाते हैं। तो मनुष्य में तो दोनों प्रकार के समन्वय होती है, पिछले वीडियो में हम समझाए थे। तो आप इसमें क्या मारिएगा, सी नंबर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। तो आइए आगे 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं एक प्रकार की होती है, जो कि क्या है, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी है, तो न्यूरॉन। कौन सी है, न्यूरॉन। आगे बताइए हमें 21वां प्रश्न कुछ हमें बताइए कि 21वां प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कोड कहा जाता है, स्पाइनल कोड के नाम से जाना जाता है। आइए 22वां प्रश्न का जिक्र करते हैं कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक यानी कि सब का मास्टर ये है, सभी ग्रंथियों का मास्टर है, सभी ग्रंथियों का क्या है, मास्टर है। तो हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं सभी ग्रंथियों का मास्टर, सभी ग्रंथियों का पिता, सभी ग्रंथियों का नियंत्रण ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि ही कहलाता है। तो आप जल्दी से बताइए कि पीयूष ग्रंथि को अन्य कौन कौन से नाम से पुकारते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जल्दी से इसको बताइए। फिर आगे 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न को जल्दी जवाब दीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नवनालिका युक्त होती है या फिर नालिका युक्त होती है। क्या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो भी होती है उसमें क्या नालिका पाए जाते हैं या फिर बिना नालिका के ही होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो आपको बता दें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में यदि नालिका नहीं होगी तो बताइए रस का स्राव भला कैसे होगा, रस का स्राव भला कैसे होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में रक्त का स्राव होता है, रस का स्राव होता है, इस कारण से इसमें नालिका पाए जाते हैं। इसका मतलब है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नालिका युक्त। नालिका विहीन का मतलब है नालिका इसमें नहीं होती है, नालिका युक्त का मतलब है नालिका होती है। 25वां नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 25वां नंबर प्रश्न में है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता यानी कि थायराइड ग्रंथि हमारा धीरे धीरे काम करने लगेगा, थायराइड ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन धीरे धीरे बनने लगेगा, तो हमें कौन सा रोग उत्पन्न होगा। तो हम तो जानते ही हैं कि एक घेंघा रोग उत्पन्न होगा, उसे कौन सा रोग के नाम से जानते हैं, इससे जान सकते हैं अब टू अल्प क्रियता ग्रंथि। आपको बता दें कि अब टू से हो जाता है थायराइड, अब टू से क्या हो जाता है, थायराइड। अल्प से मतलब कम क्रिया करने वाला, थायराइड कम क्रिया करने वाला, थायराइड कम क्रिया करने वाला, तो अब टू अल्प क्रियता ग्रंथि कहलाता है। फिर आगे 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्न्याशय द्वारा हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। आगे 27 नंबर का जिक्र करते हैं, तो इसका जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए। 27 नंबर में क्या होगा कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो आगे बताइए, इसका संभव हो पाता है एब्सिसिक अम्ल के जरिए। किसके, एब्सिसिक अम्ल के जरिए संभव हो पाता है। फिर आगे जवाब दीजिए 28 नंबर का जवाब दीजिए कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होते हैं। किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका कहलाएगा अस्त्रवन। क्या कहलाएगा, अस्त्रवन। यानी कि हार्मोन जब स्राव होते हैं तो उसे अस्त्रवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्त्रवन कहा जाता है। फिर आगे 29 नंबर का जवाब दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा
कि जड़ का अधोगामी वृद्धि, अधोगामी यानी कि जड़ किस ओर गति करती है, तो जड़ कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन। इसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि जड़ कैसी है? गुरुत्वानुवर्तन है। तो आप जल्दी से बताइए कि पत्तियाँ कैसी है? पत्तियाँ कैसी है? पत्तियाँ गुरुत्वानुवर्तन है कि प्रकाशानुवर्तन है? तो आप जल्दी से बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जाके छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पत्तियाँ कैसी है, पत्तियाँ कैसी वृद्धि करती है। और बताइए जड़ जा करके कि जड़ कौन कौन से वृद्धि करती है, जलानुवर्तन क्या है? तुरंत जा करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 2 प्रश्न अभी हम पूछे हैं। आगे 30 नंबर का जवाब दीजिएगा। 30 नंबर का जवाब इस प्रकार दीजिएगा कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों कौन से भाग के हैं? अग्र मस्तिष्क के हैं कि मध्य मस्तिष्क के हैं कि पश्च मस्तिष्क की प्राम मस्तिष्क? आपको बता दिए थे कि ये कौन सा मस्तिष्क के हैं, तो ये है पोन्स मेडुला जो हैं ये हमारे पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। किसके भाग हैं? पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। आपको पहले ही बताए थे कि ये यदि मस्तिष्क का भाग है, यदि मस्तिष्क का भाग है तो बीच वाले भाग कहलाते हैं मध्य मस्तिष्क, ये कहलाते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके पीछे वाले जो ऐसे पाए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है। फिर आगे 31 नंबर का जवाब दीजिए। 31 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात ऐच्छिक क्रिया है। कहा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात ऐच्छिक क्रिया है। तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया है चबाना, यानी कि हमारे मुख में भोजन जाएगा तो हम अपनी इच्छा से चबाएंगे, नहीं इच्छा रहेगा तो नहीं चबाएंगे। लार का आना, यदि मुख में भोजन जाएगा तो लार आ ही जाएगा, ये अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, यदि हृदय में ब्लड जाएगा तो पंप करेगा ही करेगा, उसे हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते हैं। अब बामन ये कुछ भी नहीं है, बामन ये कुछ नहीं है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आइए जवाब दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन का। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? आपको बता दिए थे कि अपटू ग्रंथि किसको कहते हैं? अपटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो आपको बता दें, इसमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन से ही निर्माण होती है। आयोडीन से ही निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है? आयोडीन से ही निर्माण होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की। थायरॉक्सिन हार्मोन की इसी से निर्माण होती है। इसमें आयोडीन ही बोल सकते हैं। इसमें सोडियम गलत हो जाएंगे, फास्फोरस भी गलत हो जाएंगे, क्लोरीन भी गलत हो जाएंगे, इनमें से सभी ये भी गलत हो जाएंगे। इस ऑप्शन में नहीं है तो आप आयोडीन याद रखिएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, आयोडीन याद रखिएगा। 33 नंबर में कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का इसमें अग्रभाग शरीर के संतुलन का अनुरक्षण करता है। आपको बताए थे ना कि मस्तिष्क का अग्रभाग यानी कि ये वाले भाग, अग्र वाले भाग, इसको कहा जाता था सेरिब्रम कहा जाता था। और दूसरा भाग यहाँ पर आता था 2 गो टमाटर के जैसा रेड, इसको कहा जाता था डायनसेफेलॉन। इसी को कहा जाता है एक को थैलेमस, दूसरा को हाइपोथैलेमस। एक को थैलेमस, दूसरा को हाइपोथैलेमस। तो यही हाइपोथैलेमस हमारे क्या करते हैं? हमारे संतुलन को नियंत्रित कर, हमारे शरीर को संतुलन करके रखते हैं। फिर आगे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। 33 नंबर का आंसर बताइए। 33 नंबर का क्या आंसर है? 33 का आंसर है हाइपोथैलेमस, यानी कि कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। तो आगे बताइए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है तो क्या आप बता सकते हैं? या कोशिका द्रव्य को विभाजन करते हैं। किसकी विभाजन करती है? कोशिका द्रव्य को विभाजन करती है, जिस कारण से क्या होती है? प्रारोह यानी कि पादप के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि होती है, तने में वृद्धि होती है, और पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए क्रिया करते हैं। ये सभी हो जाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन नहीं है? तो आपको बता दें कि अनैच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करते हैं वो नहीं हैं, तो इसमें हो जाएंगे कौन सा? आप बताइए इसका आंसर कौन सा? बामन, चवाना, लार आना, हृदय नियंत्रण, हृदय का धड़कना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या? चवाना। ये हमारे अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित नहीं करते हैं, अर्थात ऐच्छिक क्रिया को ये नियंत्रित करते हैं। 32 नंबर में बताइए कि अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए इसमें आवश्यक होता है आयोडीन। क्या आवश्यक होता है? आयोडीन। इसमें आयोडीन आंसर हो जाएगा। इसमें सोडियम आंसर नहीं होगा। इसमें सोडियम नहीं होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन इसमें आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। फिर इसमें चारों ऑप्शन में से आयोडीन नहीं है। तो आप 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन को, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ये मस्तिष्क का हो जाएगा शरीर संतुलन का अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक किस तरह है? प्ररोह की लंबाई। साइटोकाइनिन के बारे में बता दें कि साइटोकाइनिन यतने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इसमें तीनों हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तो 35 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 35 नंबर का कुछ इस प्रकार है। इसका जवाब दीजिए 35 नंबर में कि अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुचन गति छुई मुई पौधे पर प्रमाणित की जाती है। किस पर? छुई मुई पौधे पर प्रमाणित की जाती है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? ताकि जवाब दीजिए वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किस तंत्र का? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 37 नंबर जवाब दीजिए इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो मधुमेह होती है। कौन सी? मधुमेह होती है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अग्न्याशय ग्रंथि से। 38 नंबर का जवाब दीजिए खोपड़ी के अग्रभाग पर न्यूरॉन के शरीर का विभिन्न भागों से प्राप्त करता है क्या? संकेत प्राप्त करता है। न्यूरॉन क्या प्राप्त करते हैं? संकेत। क्या प्राप्त करते हैं? संकेत प्राप्त करते हैं। फिर आगे बताइए अपटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। अभी तुरंत बताएं कि आयोडीन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? आयोडीन। आयोडीन रहेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन बन पाएंगे। बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनते हैं। फिर आगे 40 नंबर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन को कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो विरेचन में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो विरेचन में मिलती है। 41 नंबर का जवाब दीजिए। 41 नंबर का जवाब दीजिए कि ऑक्सिन पादप हार्मोन्स पौधे की किस क्रिया में सहायक होते हैं? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होते हैं? तो ये किस में सहायक होते हैं? वृद्धि में। किस में? वृद्धि में। 42 नंबर का जवाब दीजिए कि तंत्र का भाग है। तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, तीनों है इनमें से सभी। चलिए 43 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये मादा जनन अंग के अंडाशय भाग से होते हैं। कहाँ से होते हैं? अंडाशय भाग से होते हैं। आगे जवाब दीजिए 44 नंबर में इसमें कौन सा मादा जनन अंग है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, यही दोनों हैं। यही दोनों क्या है? मादा जनन भाग है। ये नहीं है और इनमें से सभी भी नहीं होगा। 45 नंबर का जवाब दीजिए कुछ जानवरों जुगाली करते हैं क्योंकि उसे क्या करना रहता है? जुगाली करते हैं। जुगाली करने का कारण है क्योंकि भोजन का पाचन करना रहता है। भोजन का पाचन करना रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन मतलब हृदय पर दबाव, जो हृदय पर संकुचन किस हार्मोन द्वारा होता है? तो बता दें कि एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा होता है, जो कि एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन के द्वारा होता है। आपको बता दें एड्रेनलिन ग्रंथि कहाँ होता है? तो वृक्क के ऊपर। कहाँ होता है? वृक्क के ऊपर। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। 47 नंबर का जवाब दीजिए कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित करता है तंत्रिका, रसायनों द्वारा, दोनों द्वारा। तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्जिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धिरोधी की तरह। आपको बता दें
एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक, क्योंकि ये वृद्धि की लंबाई को भी रोक देते हैं और चौड़ाई को भी रोक देते हैं, क्योंकि पौधे को भी ना तो लंबाई ज़्यादा बढ़ने देते हैं ना चौड़ाई ज़्यादा बढ़ने देते हैं। ये वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाते हैं। ये ऑक्सिन तथा जिबरेलिन्स के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। फिर आगे 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए 49 का, कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक कौन सा होते हैं, तो इसमें सहायक होते हैं जिबरेलिन्स। कौन सहायक होते हैं, जिबरेलिन्स। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, इसमें हो जाएगा जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स और जिबरेलिन्स ही इसका आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, जिबरेलिन्स। 49 का क्या हो जाएंगे, जिबरेलिन्स इसका आंसर हो जाएंगे। सी नंबर 50 नंबर में इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सिन, एथिलीन और जिबरेलिन, साइटोकाइन, इसमें इसका आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगा होगा। आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से संबंधित थ्योरी को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो में जाकर उस थ्योरी को देख लें, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाके कॉपी करके, लिंक को कॉपी करके देख सकते हैं। इस वीडियो को यह वीडियो बना है नियंत्रण और समन्वय टॉपिक से। नियंत्रण और समन्वय टॉपिक जो बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के 5वां चैप्टर का एक टॉपिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और इस वीडियो को यदि पसंद किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।